हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग conductor placed in a magnetic field, so जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में ऑलस्टेड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझा था, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी फ्री मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो करता है, एक कंडक्टर है इसमें से करंट जैसे फ्लो करता है तो वो अपने पास एक रखे कंपास के नीडल को क्या करता है, अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन था उसकी पोजीशन को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो ये कुछ फोर्स जो है इस कंपास के नीडल के ऊपर एक्सर्ट करता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसीलिए ये क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है। और ये नीडल जो है वो फ्री है मूव करने के लिए अपने एक्सिस पे। ये जो नीडल होता है कंपास का वो अपने एक्सिस पे क्या है, फ्री है घूमने के लिए, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, वो पोजीशन चेंज कर सकता है। इसीलिए जैसे इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया गया तो कंपास का नीडल अपना पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे एक फोर्स एक्सर्ट किया गया है करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं एक मैग्नेट है, ये हमारा एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इस बीच में हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं आएगा, मैं आपके लिए एक फोटो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि एक नॉर्थ, यहाँ पे एक फिक्स्ड मैग्नेट रख दिया गया है, हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। और उसके थ्रू एक फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया गया है, जहां पे करंट जो है इधर से आ रहा है और यहाँ पे एक रॉड है जहां से करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इजिली। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो करंट आकर के यहाँ पे किस तरफ से, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के बिल्कुल 90 डिग्री के थ्रू यहाँ से पास कर रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ और करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के पास से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, फ्री है, मूव करने के लिए क्या है, फ्री है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट क्या इस वक्त फिक्स्ड है। जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा वो फोर्स किस पे इस वक्त लग रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, जिसके कारण ये मूव करता है, मूव फ्रीली होता है। इसीलिए हम बोलते हैं when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then some force is exerted on the conductor and the conductor moves in a direction, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करता है। ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी इजीली समझ सकते हैं। टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो वो एक सम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सर्ट करता है। किस पे एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे इस मैग्नेट पे एक्सर्ट कर रहा है। तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है मैग्नेट के द्वारा भी इस कंडक्टर पे एक्सर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट कैसा है, फिक्स्ड है, एंड द कंडक्टर इज फ्री टू मूव, इस कारण से कंडक्टर का मोशन हो रहा है, कंडक्टर जो है अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नेट अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो यही प्रिंसिपल हम लोग मोटर में भी देखते हैं, यही प्रिंसिपल हम लोग और भी सारे डिवाइसेस में देखते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले ये चीज जो अच्छे से हमको समझना था, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then the force is exerted on the conductor and the conductor starts moving in some direction. अब इस चीज को हम लोग समझ गए कि जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कोई भी कंडक्टर वहां से कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा किस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा पास करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, बॉडी का जो मोशन हो रहा है, बॉडी जो मूव कर रहा है, जो कंडक्टर मूव कर रहा है, वो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। इसको समझने के लिए हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, why we use Fleming's left hand rule? To determine the direction of the force. किसी यहां पे जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हम जानते हैं कि उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। अब उस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, किस तरफ वो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, किस तरफ उसका मोशन का डायरेक्शन होगा, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग के द्वारा एक सिंपल रूल दिया गया था जिसका नाम पड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स the forefinger, center finger and the thumb of left hand, the forefinger, the center finger and the thumb of our left hand should be placed in such a way, should be adjusted in such a way that they are perpendicular to each other। यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारा ये जो फोरफिंगर है वो सेंटर फिंगर के परपेंडिकुलर है और साथ ही फोर फिंगर जो है वो थंब के परपेंडिकुलर है और साथ में सेंटर फिंगर के परपेंडिकुलर भी है थंब। तो यहां पे ये तीनों फिंगर थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, they all are perpendicular to each other. So when these three fingers, four fingers, center finger and thumb are placed perpendicular to each other, then the forefinger will represent the direction of the magnetic field. The fourth finger will represent the direction of the magnetic field. The forefinger represent the direction of magnetic field. Thumb will represent the direction of force and center finger will represent the direction of current. So forefinger will represent the direction of magnetic field, the center finger will represent the direction of current and the thumb will represent the direction of force. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then the direction of the forefinger will represent the direction of magnetic field. The direction of the center finger will represent the direction of current and the thumb will represent the direction of the force. So by this Fleming's left hand rule we can easily identify the direction of the force used in a the direction of force when a current carrying conductor is placed in a magnetic field. अब हम इसको इजीली अच्छी तरीके से भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड का स्टॉप लेटर एम ले लेते हैं। सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को, तो हम उसका सी ले लेते हैं। और यहां पे थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, तो यहां पे हम एफ ले लेते हैं। तो thumb is father, forefinger is mother which is magnetic field and the center finger is current which is known as children. So father, mother and children. Father represents the force,
mother will represent the magnetic field and the children will represent the direction of current. फिर से एक बार, यहाँ पे थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स, जिसको हम लोग याद रखने के लिए फादर के नाम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मदर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट को रिप्रेजेंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मदद से हम लोग इजिली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पहचान सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं भूले कि कौन से फिंगर्स किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। फोर्स फॉर फादर, M for magnetic field mother and C for children which is direction of the करंट। और इसके मदद से हम लोग इजीली डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीनों में से कोई भी अगर दो चीज नोन होगा, कोई भी दो चीज हमें पता होगा, अगर हमको करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो हम लोग करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास फोर्स और करंट का डायरेक्शन है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसका यूज कहां किया जा सकता है? जितने भी मोटर्स यूज करते हैं हम लोग, सारा इसी बेसिस पे काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स, याद दीजिएगा हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में। जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लेकिन कुछ इसका ऐसा अरेंजमेंट होता है कि लगातार कंटिन्यूअसली ये कॉइल जो है वो रोटेट करते रहे। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और हम लोग इसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से भी हम लोग पता करेंगे कि किस तरफ कॉइल जो है रेगुलरली रोटेट कर रहा है और कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और हमारे पास ये जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कंडक्टर प्लेसेस इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इन दोनों की मदद से हम लोग प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का क्या है, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। उससे पहले व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy. So electric motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. So अब हम लोग देखेंगे ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या है जो इससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या कि व्हेन a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force is exerted on the coil and it starts rotating on its axis. ठीक है, वो अपने एक्सिस पे क्या करता है? कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया जाएगा और करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर से, तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा। किस पे एक्सर्ट होगा? उस कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक्सर्ट होगा, और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों रोटेट करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि उस पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी मदद से, इसी प्रिंसिपल की मदद से जो है इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो प्रिंसिपल अब हम लोग समझ गए कि इसमें प्रिंसिपल क्या लग रहा है, वही when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is exerted on the coil. तो अब मेन बात है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या है, इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर को।
सो इलेक्ट्रिक मोटर में अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया गया है जिसको फिक्स कर दिया गया है, जिसका पोजीशन क्या है, फिक्स है। एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लिया गया है विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसका पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया गया है, ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ ए हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इसका करंट का जो डायरेक्शन होगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, देखो करंट का जो डायरेक्शन फ्लो करेगा वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ABCD is a rectangular coil and it is placed in such a way that it is perpendicular to the direction of the magnetic field. अब ये जो rectangular coil है, इसके दोनों ends एक कम्यूटेटर जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रिंग नहीं है, ये कुछ इस तरीके से हाफ रिंग्स होते हैं और इसके रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों एंड्स जो हैं वो इसके साथ फिक्स्ड होते हैं और ये स्प्लिट रिंग्स कॉइल के साथ ही रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यही है, इसको हम लोग इस पूरे सिस्टम को कम्यूटेटर बोलते हैं विच रोटेट्स विद द कॉइल, कॉइल के साथ रोटेट करता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में ये पूरा कंप्लीट रिंग नहीं है, वो कैसा है, हाफ रिंग, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये हाफ रिंग इस वाले एंड के साथ, ए वाले एंड के साथ कनेक्टेड है और ये हाफ रिंग डी वाले एंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग्स का काम क्या है वो हम लोग वर्किंग में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, जिसकी मदद से कॉइल रेगुलरली रोटेट करते रह जाता है। अगर इस करंट के डायरेक्शन को रोटेट नहीं करेगा तो ये रेगुलरली रोटेट नहीं करेगा, तो इसका मेन फंक्शन यही है। स्प्लिट रिंग्स क्या करता है, वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, जिसके मदद से वो करंट उसमें रेगुलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सेम डायरेक्शन से, और वो रोटेट करने लग जाता है, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड, इंसुलेटेड, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ फिक्स्ड है। अब ये स्प्लिट रिंग्स जो है, टू कार्बन ब्रशेस P एंड Q, ये दोनों कार्बन ब्रशेस है P और Q, जिसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, P और Q, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन ब्रशेस, किसको, कार्बन ब्रश है, ये क्यों यहाँ पे कार्बन ब्रश को क्यों लगाया गया है, ये कार्बन ब्रश यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, इस स्प्लिट रिंग के साथ फिक्स नहीं है, ये पुश किया हुआ है, बस इसमें ये अटैच, मतलब ये टच किया हुआ है इसको, ये कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है, इस हाफ स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट में है। अब ये फिक्स्ड क्यों नहीं है, अगर ये कार्बन ब्रश इसके साथ फिक्स्ड रहेगा तो जैसे ये रोटेट होगा तो साथ में पूरा कॉइल भी, ये नीचे वाला जो है कॉइल, वो भी रोटेट कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, और इसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो टूट जाएगा, ब्रोक कर जाएगा, जिसके कारण वो पूरी तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये कार्बन ब्रशेस को फिक्स नहीं किया गया है, ये सिर्फ इसके साथ टच पे है, मतलब यहाँ पे टच किया हुआ है, ये इसके साथ फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यूअसली उसके साथ कांटेक्ट में जरूर है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। तो ये कार्बन ब्रश P और Q, अब P और Q को एक बैटरी और एक की से ज्वाइन किया गया है, जिसकी वजह से ये एक सर्किट पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। तो जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, द करंट फ्लोज थ्रू A to B, B to C, C to D, D to Q and then again the same continuously। तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो गया। PQ क्या है, कार्बन ब्रश है, बैटरी है, की है, और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड विद टू स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड विद स्प्लिट रिंग्स व्हिच आर नोन एज कम्यूटेटर व्हिच रोटेट्स विद द कॉइल। और ये दो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड है एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD which is placed in between the two poles of north and
between the two poles, north and south poles of a horseshoe type magnet. तो ये था कुछ कंस्ट्रक्शन एक इलेक्ट्रिक मोटर का। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग, ये किस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। इस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, पहले एजम्पशन ले लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि एबीसीडी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मान लेते हैं। इस वक्त आपको समझाने के लिए मैं एक डायरी का यूज कर रहा हूं, साथ में आपके लिए इमेज भी मैं शो कर दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहां पे इस डायरी को मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाला पार्ट ए बी है, ये पार्ट ए बी, बी सी, ये पार्ट बी सी है, ये वाला पार्ट सी डी है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस वक्त मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, इस कंडीशन में इस तरफ एक बार मैग्नेट और इस तरफ एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, जैसे हमने की स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ए बी सी डी, ये करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब स्टार्टिंग में कंडीशन था फर्स्ट, जब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है, तो जैसे ही यहां पे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, ए टू बी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड तो हम यहाँ पे निकालेंगे, हम जानते हैं फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं, लो इस तरीके से, है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। अगर हम यहां पे ये देखें, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ऐसे ले लेते हैं, ये अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ये अंदर की तरफ करंट का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, तो यहां पे जो हमारा पोजीशन नहीं हो पा रहा है लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे इस डायरी के मुकाबले। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो यहां पे जो हमारा सिचुएशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो है कुछ इस तरीके से, यहां पे देखिए ये है इस तरीके से। अगर हम मान लेते हैं इसको, ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो ये कॉइल कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करता है।
तो ये कब तक रोटेट करेगा? जब तक यहां पे इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये हाफ शिफ्ट पे आया, जैसे ही ये रोटेट होकर के हाफ पे आया, ठीक है, तो यहां से ये क्या करता है, इसके पास इतना मोमेंटम मिल चुका है इसको कि ये पूरी तरीके से यहां से यहां तक आया। अब इसके पास इतना फोर्स आ चुका है कि ये पूरी तरीके से यहां से ये हाफ सर्कल को कंप्लीट कर देता है। अब देखिए ये हाफ रोटेट कर चुका है, हमारा कॉइल ए बी इस तरफ से हट करके अब ये कॉइल कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया सी। तो पहले पोजीशन कुछ इस तरीके से था, अब ये रोटेट करने के बाद इसका पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गया है। तो यहां पे अब क्योंकि यहां पे साथ में इसका स्प्लिट रिंग्स थे, ये स्प्लिट रिंग्स थे, तो यहां पे जैसे ये स्प्लिट रिंग्स हाफ पे आया था तो यहां से करंट का कनेक्शन खत्म हो गया, करंट का कनेक्शन खत्म हो गया और ये रोटेट हो गया। जब रोटेट हो गया, पहले करंट का डायरेक्शन था ए बी सी डी, करंट का डायरेक्शन क्या था? ए बी सी डी। अगर अब हम लोग करंट का डायरेक्शन को देखें तो इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या होगा? डी सी बी ए। अब करंट का डायरेक्शन यहां पे हो चुका है डी सी बी ए। यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, डी सी बी ए। यहां पे अगेन अब हम अगर इस तरफ देखें तो यहां पे ए बी क्या है? करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड की तरफ। यहां पे अब करंट का ये जैसे था, ये यहां से मुड़ करके यहां पे आ गया। अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ किस तरफ है? डाउनवर्ड की तरफ, और इस तरफ करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब यहां पे कंडीशन देखें तो करंट किस तरफ है? डाउनवर्ड की तरफ है। करंट किस तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और इसको क्या करेगा? फोर्स किस तरफ लगेगा? ये AB वाला साइड है, AB वाला अप की तरफ उठेगा, तो और इस पे सेम अगेन करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स किस तरफ? अंदर की तरफ। तो अगेन ये जो है रोटेट करना स्टार्ट करता है, और जैसे ये हाफ पे आता है अगेन स्प्लिट रिंग्स विल लूज द कनेक्शन विद कार्बन ब्रशेस। जैसे ही कार्बन ब्रशेस से कनेक्शन लूज करता है तो इसमें करंट फ्लो करना बंद कर जाता है। लेकिन इसके पास इतना मोमेंटम गेन हो चुका है कि ये यहां से वापस वन कंप्लीट रोटेशन को कर पाता है। आ गया बात समझ में आपको? होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग। आप इसको अपने लैंग्वेज में इजी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। जब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इसको रखा जाएगा ए बी सी डी कंडीशन में, जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एट फर्स्ट ए बी सी डी। सो the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field. And according to Fleming's left-hand rule, the direction of the AB will be in inward and the direction of the CD will be in outward. So after half rotation, the split rings will change the position and the direction of the current. The direction of the current will changes from DCBA. चेंजेस टू DCBA। अब DCBA में करंट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है AB। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? B to A में डाउनवर्ड की तरफ है, यहाँ पे A to B में अपवर्ड की तरफ था। करंट का डायरेक्शन क्या था? A to B था। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या? B to A है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या था? C to D। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है? D to C। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे जो फोर्स लगेगा, अब DC पहले ऊपर की तरफ आ रहा था, अब DC किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और AB किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, और ये फिर अगेन वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। तो ये कंप्लीट वन रोटेशन, और ये लगातार जब तक इससे करंट पास करेगा तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेगा, और अपने शाफ्ट को, ये जो जिस एक्सिस पे रोटेट करता है, ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, और उस शाफ्ट को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो शाफ्ट को क्या करता है? रोटेट कराता है, जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है।
तरीके से एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है काम करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है और किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और साथ ही हम लोग जनरेटर के बारे में भी देखेंगे।